Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to Biocore official channel. Today is lecture 9 that is about light independent reaction from the 6th chapter of biology bioenergetics. हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम स्टडी कर रहे थे, इसमें हमने कहा था कि ये दो तरह से होते हैं, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। लाइट डिपेंडेंट्स को जब हमने स्टडी किया था तो हमने कहा था कि उसमें आ जाते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिए थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इसकी बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है, इसकी लोकेशन को डिस्कस करते हैं। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो कि स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। ठीक है, जो हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन देखे थे वो हमने कहा था कि वो थैलाकॉइड में होते हैं। तो इनकी बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो है ये कैरी ऑन हो रहे होते हैं, जो ये रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से कार्बन आती है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ग्लूकोज बनाना है, ठीक है, उसके लिए शुगर बनाने के लिए जो है ये यूज किए जाते हैं। तो उसके लिए हमें अगर चाहिए कार्बन तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है उसके। ठीक है, और एनर्जी ये कंज्यूम करते हैं एटीपी से। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में जो होता है वहाँ पे जो एनर्जी है वो यूज़ की जाती है, लेकिन लाइट डिपेंडेंट जो होता है वहाँ पे एनर्जी को बनाया जाता है, एटीपी सेंसिस होती है। तो लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो है वो एनर्जी को यूज़ किया जाता है, और NADPH जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से हाइड्रोजन ली जाती है, और फिर इन सबको मिला के जो है एनर्जी रिच जो है मॉलिक्यूल वो बनाया जाता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के डिफरेंट नेम्स हैं, जिसमें डार्क रिएक्शंस आ जाते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस आ जाते हैं, या C3 पाथवे जो है वो इसका बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। कैल्विन साइकिल के नेम से जो है ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसके डिफरेंट नेम है। कैल्विन साइकिल आ जाए, डार्क रिएक्शन आ जाए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आ जाए, C3 पाथवे आ जाए, तो वो सारे इसी के नेम है। ठीक है, तो ये इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अब इस रिएक्शन में एनर्जी हो या ना, सॉरी, लाइट एनर्जी हो या ना हो मैटर नहीं करती। ठीक है, लाइट के बगैर भी ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है, लेकिन जो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि ATP हो और NADPH हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो नेसेसरी है। जब तक ATP और NADPH होंगे तो वो एनर्जी जो है वो एडजस्ट होती रहेगी। अगर डार्क रिएक्शन की बात करें तो जिसने इसको डिस्कवर किया था वो मेल्विन कैल्विन था। ठीक है, इसका नेम था, उसी के बेस पे जो है वो इसको कैल्विन साइकिल जो है वो बोला जाता है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में वो पढ़ा करते थे। ठीक है, और उन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलकर इस पे डिटेल्स जब स्टडी की तो इन्होंने ये थ्योरी दी, इसलिए इस रिएक्शन को कैल्विन साइकिल बोला जाता है ऑन दी रिस्पेक्ट ऑफ दिस साइंटिस्ट। कैल्विन को इस बेस पे जो है वो नोबेल प्राइज से जो है वो दिया गया था, इस थ्योरी पे या इस स्टेटमेंट पे जो है या इस पूरे रिएक्शन पे। ठीक है, उनको जो है वो दिया गया था नोबेल प्राइज 1961 के अंदर। ठीक है, फेजेस की बात करते हैं। अब ये तो था हमारे पास सारी इंट्रोडक्शन के, एनर्जी कहाँ से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, किसने डिस्कवर किया, इसके नेम्स क्या है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस की। फेजेस की बात करें तो इसको 3 फेजेस में जो है वो डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज कार्बन फिक्सेशन, जो पहले। अब इसमें क्या होना है, इसमें कार्बन ने फिक्स होना है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन का सोर्स हमारे पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनऑर्गेनिक है। ठीक है, उसको हमने फिक्स करना है ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है कार्बन को ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज कर देना, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस है। अब ये किस तरह होता है, ये इसके जो है ये 3 स्टेप्स आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ RUBP। ठीक है, सबसे पहला जो है वो ये आता है। RUBP की बात करें तो ये होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये एक एंजाइम है। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म रुबिस्को जो है वो यूज की जाती है। अब सबसे पहले हमारे पास ये आता है, और 3 कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोलिक्यूल्स हैं वो यूज होते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये देखें, ये रुबिस्को है जो कि एक एंजाइम है, और एंजाइम प्रोटीन नेचर है, तो ये वो एंजाइम होता है जो सबसे ज्यादा इस दुनिया पे जो है वो पाया जा रहा है, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ये रुबिस्को। तो ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, और यहाँ से ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के जो है वो मोलिक्यूल साथ अटैच होते हैं, और यहाँ पे ये राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये एक RUBP जो है ये एक कंपाउंड है जो कि यूज हो रहा है, ये सीरीज चलती है। ठीक है, ये एक साइकिल है, सीरीज चलती है। यहाँ पे 20 फास्फेट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि 5 जो है वो 2 फास्फेट्स हैं एट दी एंड, एक कंपाउंड के पास जो है वो 2 फास्फेट्स हैं, इसलिए इसको बिस्फोस्फेट बोला जाता है। RUBP का कंपाउंड आता है। ठीक है, ये कंपाउंड है रुबिस्को की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर जो है वो एडजस्ट किया जाता है। ये 5 कार्बन है। ठीक है, ये जो ब्लैक डॉट्स है आप इनसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन स्ट्रक्चर है, और एक कार्बन इसके साथ दोबारा से ऐड होती है। ठीक है, अटैच होती है, तो ये 6 कार्बन स्ट्रक्चर बन जाता है।
अब वो 6 कार्बन स्ट्रक्चर जो है वो टेम्परेरी बनता है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, वो फ़ौरन से जो है वो स्प्लिट कर देगा। अब वो स्प्लिट कर देता है खुद को 3 कार्बन में, ठीक है। 5 कार्बन जो था, ये 5 कार्बन स्ट्रक्चर था, 5 कार्बन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐड हुई, तो वो 6 कार्बन बन गया। 6 कार्बन जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है, वो फ़ौरन से खुद को स्प्लिट कर देता है, स्प्लिट कर देता है 3 कार्बन में, ठीक है, जिसको बोलते हैं फास्फोग्लिसरेट। फॉस्फेट की बात करें तो आप देख सकते हैं एक कंपाउंड के पास 2 फॉस्फेट हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब ये कि जब ये 6 कार्बन स्ट्रक्चर बनेगा तो इट्स मीन दैट कि इस पे जो है वो कार्बन वो 2 थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंपाउंड है, जब ये हाफ के अंदर डिवाइड हो जाएगा तो हर एक के पास एक एक कार्बन आएगा ना, ठीक है। यहाँ पे 2 थे, तो जब ये हाफ के अंदर डिवाइड हो रहा है तो हर एक 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 कैरी कर लेगा। अब यहाँ पे ये हो गया फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि हर एक के पास एक कार्बन जो है फॉस्फेट आ गया। अब वो जो एक फॉस्फेट है वो दोबारा से रिएक्ट करते हैं एटीपी से, एटीपी से रिएक्ट करने के बाद एटीपी से फॉस्फेट ले लेते हैं और उसको एडीपी में कन्वर्ट कर देता है, तो ये 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट जो है बन जाते हैं, यानी कि 2 कार्बन फॉस्फेट स्ट्रक्चर जो है वो ऐड हो जाते हैं इसमें। अब यहाँ से होने के बाद ये हाइड्रोजन गेन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो गई, यहाँ से एनर्जी भी इसने ले ली, ठीक है। अब यहाँ से इसने लेने हाइड्रोजन, NADPH को ये जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कैसे करेगा? हाइड्रोजन ऐड करके, तो हाइड्रोजन वो ले लेता है NADPH से। तो ये स्टेप 2 की तरफ आ गए जहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ से ये रिडक्शन होने के बाद ये G3P में जो है वो चेंज हो जाए, इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो बोला जाता है। ये रिड्यूस्ड हो गया और यहाँ से जो है वो एक जो फॉस्फेट ग्रुप है वो भी साथ से डिटैच हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं इसकी तरफ। जब यहाँ से ये अब G3P जो है, ये एक G3P जो है यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ से रिलीज होने के बाद नेक्स्ट ये कन्वर्ट करेगा खुद को राइबोलोज 5 फॉस्फेट में, यानी कि ये 3 कार्बन से 5 कार्बन वाले स्ट्रक्चर में चला गया और वहां से ये रीजनरेट हो गया। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये कैसे हो रहा है। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो ये है कि 3 जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं RuBp के वो यूज होंगे और 3 ही कार्बन यूज होंगे, तो 3 इंटू 5, ठीक है, दैट इज 15, यानी कि हमारे पास टोटल 15 कार्बन है। अब वो 15 कार्बन थे इस कंपाउंड में RuBp में, ठीक है। जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसमें क्या आते हैं, तो 3 कार्बन ये और 15 ये, तो ये हो गए 18, ठीक है। तो 6 3 टाइम्स 18, यहाँ पे हमने बात की थी, अब ये हो गया 5 कार्बन था, एक कार्बन इसमें ऐड हुई, तो यहाँ पे बना एक इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट इज 6 कार्बन। अब वो 6 कार्बन अनस्टेबल था, स्प्लिट हो जाता है 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। ग्लूको फॉस्फेट्स की बात करें तो 3 फॉस्फेट्स थे, ठीक है, 3 कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स के 6 फॉस्फेट जो है वो बनते हैं। तो जब ये 6 कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल्स बन गए 3 कार्बन के, तो यहाँ पे जो फॉस्फेट है वो हर एक के पास एक एक आ गया, ठीक है। यहाँ पे 18 बन गए, तो 6 3 टाइम्स 18, तो ये कार्बन के नंबर्स में वो आपने याद रखना है कहाँ पे चेंज हो रहे हैं, ये 18 बन गए। अब यहाँ से क्या होता है, दोबारा ये ATP 6 ATP से रिएक्ट करे थे, ठीक है, तो 6 ADP में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि 6 फॉस्फेट इसके पास आए हैं, तो वो दोबारा इसके साथ अटैच हो जाते हैं और बन जाते हैं 6 जो है वो बाईफॉस्फेट, ठीक है, बाईफॉस्फोग्लिसरेरिक एसिड, यानी कि 2 जो फॉस्फेट है वो अटैच हो गए। अब ये डायग्राम है आपकी बुक वाली और इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है जिससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये आपने जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो एरो है ये इस तरफ आना था, ठीक है, जो ये एरो है इसने इस तरफ आना था, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ये जब आपने बुक से पढ़ना तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसने यहाँ से हाइड्रोजन लेने हैं, NADPH से तो हाइड्रोजन लेने हैं, जब यह NADPH से हाइड्रोजन निकालेगा तो वो NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन ये ले लेगा। अब जब ये हाइड्रोजन ले लेगा और 6 फॉस्फेट भी, ये देखें यहाँ से ये जो थे इसने 2 फॉस्फेट लिए थे ना ईच कंपाउंड ने, तब ये क्या होता है 6 फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन ये गेन कर लेते हैं। तो अब जो नया कंपाउंड बनेगा दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P, ठीक है। यहाँ से उसने फॉस्फेट रिलीज किए और हाइड्रोजन को ऐड किया, हाइड्रोजन को ऐड करने से एक नया कंपाउंड बना G3P जिसको बोला जाता है, और ये वो कंपाउंड है जो कि ग्लाइकोलाइसिस में भी बनता है ग्लूकोज को बनाने के लिए, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में भी इसकी फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये कंपाउंड जब बनता है तो इसको ये जब 2 आपस में मिलते हैं तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, क्योंकि ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, तो ये ग्लाइकोलाइसिस में भी कंपाउंड यूज होता है। जब हम रिस्पिरेशन देखेंगे तब आपको जो है ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि G3P का जो है वो क्या इसका पर्पज है, किस तरह जो है वो ग्लूकोज में यूज होता है।
इस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऐड हुई है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन जो है वो बोला जाता है। अब ये 6 जो है वो मॉलिक्यूल्स बने थे, ठीक है, जिसमें से जो एक मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो जाएगा, और ये ही वो सोर्स है जो कि ग्लूकोज बनाने के लिए यूज होता है। ये अब रिलीज हो जाएगा, जब 2 दफा कैल्विन साइकिल कंप्लीट होगा तो ये 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। तो जब ये 2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे तो ये आपस में मिलेंगे और ग्लूकोज बनेगी, और इसी तरह जो है ये ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है डार्क रिएक्शन में। अब यहाँ पे एक निकल गया, पीछे बचे 5, ठीक है, 5 × 3 तो दैट इज 15। अब ये जो है दोबारा यहाँ से जो है वो एटीपी से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एटीपी से रिएक्ट करके वहां से फॉस्फेट लेंगे, और यहाँ से जो है वो देखिए अब ये 5 हमारे पास फॉस्फेट यहाँ पे कितने हैं 5, और हमें चाहिए थे 6, क्योंकि अब यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 चाहिए थे हमें। तो यहाँ से क्या करेगा वो एक फॉस्फेट जो है वो अपने अंदर ऐड कर लेगा और 2 को जो है वो यहाँ से रिलीज कर देंगे। तो जब यहाँ से ये रिलीज कर दिया जाएगा, या यहाँ से जो आप इसका कॉन्सेप्ट ऐसे भी ले सकते हैं कि यहाँ से 2 फॉस्फेट जो है वो रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ से फिर 3 फॉस्फेट ऐड हो जाएंगे, मतलब एक ही बनते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 थे, हमें एक फॉस्फेट चाहिए था, तो बाकी 2 जब यहाँ पे 3 से रिएक्ट किया तो 2 जो है वो रिलीज हो गए। अब जब ये 6 फॉस्फेट हो जाते हैं तो ये दोबारा जो है यहाँ पे जो 5 कार्बन स्ट्रक्चर है वो बनते हैं, और जो 6 फॉस्फेट्स हैं वो इसकी साइड्स पे अटैच हो जाते हैं, और फिर से जो है ये साइकिल बन जाता है। और ये हमेशा जो है हम यहाँ से, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, तो हम पहला स्टेप ये लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ राइबोलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, बिसफॉस्फेट का मतलब ये होता है कि 1 फर्स्ट और एंड वाले कार्बन पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये थी हमारी डार्क रिएक्शन की बेसिक कॉन्सेप्ट। इसका जो है अब हम बुक से देख लेते हैं, बुक के रेफरेंस से, कि जो है किस तरह जो कौन सी वर्डिंग में जो है इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। मूव करते हैं बुक की तरफ। तो इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, जिसको हमने देखा। तो पहला स्टेप हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ RuBP, जिसमें जो है वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट की जो है वो फॉर्मेशन की जाती है, और जो एंजाइम यूज किया जाता है, ठीक है, वो राइबोलोज, ठीक है, दिस इज फॉर राइबोलोज, देन बाइफॉस्फेट, और फिर उसके बाद जो है जो CO जो है ये कार्बोलेज को यूज करते हैं। जो लेज है ये टर्म आपको पता चल रहा होगा एंजाइम के लिए यूज होती है, ठीक है, तो रिबिस को जो है वो किया जाता है, और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स होती है। ये क्या करेगी, ये 3 मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो खुद को अटैच करेगी, और मॉलिक्यूल्स को अटैच किसके साथ कर रही है 5 कार्बन के साथ। 3 ये लेगी 5 कार्बन कंपाउंड, और 3 लेगी ऑक्सीजन के, तो जब इनको बनाएगी तो 6 कार्बन स्ट्रक्चर बनता है, ये अपनी याद रखना है। वो अनस्टेबल होता है, वो टूट के जो है वो 3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ 3 PGA। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो 6 मॉलिक्यूल्स थे कार्बन के, ठीक है, इसमें 6 मॉलिक्यूल्स बने 3 कार्बन कंपाउंड के, 18 ही बन रहे थे ना, यहाँ पे देखिए 18 बनते हैं, 5 ये और 3 ये, तो ये जब हो गया तो ये 6 हो गया, ठीक है, 3 थे तो 6 3 टाइम्स 18, तो यहाँ पे भी 18 है, लेकिन अब यहाँ पे रिवर्स हो गया है, 3 कार्बन के जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। उन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेटिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इस रिएक्शन में अब इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है, या जो फर्स्ट इस रिएक्शन के एंड पे जो हमारे गेनिंग आती है, वो आती है 3 कार्बन कंपाउंड की, तो इसलिए इसको C3 पाथवे जो है वो बोला जाता है। इस रिएक्शन को मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि C3 पाथवे जो है उसका वो भी डार्क रिएक्शन को ही बोला जाता है, तो इसलिए इसको 3 जो है वो C3 बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो सबसे पहले 3 कार्बन कंपाउंड में फिक्स की जाती है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन में बोला जाता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ से हमारे पास आ रही थी, NADPH से, वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोजन को जो है वो रिलीज करेगा, और वो जो हाइड्रोजन होती है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है यहाँ से, जो 3 PGA बना था, ठीक है, वो होगा। अब 3 PGA क्या करेगा, वो 6 पहले जो है फॉस्फेट लेगा, ATP को कन्वर्ट करेगा ADP में, तो 6 फॉस्फेट रिलीज होंगे, तो वो 6 फॉस्फेट से जो है वो बॉन्ड बना लेगा, और अपने आप को चेंज कर देगा 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। अब यानी कि 1,3 एक फर्स्ट पे 3 कार्बन स्ट्रक्चर था ना, तो एक फर्स्ट कार्बन के साथ और एक थर्ड कार्बन के साथ जो है ये रिएक्ट करेंगे, तो वो बॉन्ड बन जाएगा फॉस्फेट का। अब बाई फॉस्फोग्लिसरेट तो बन गया, ठीक है। अब इन्होंने होना है रिड्यूस, इस कंपाउंड ने रिड्यूस होना है, रिड्यूस इसलिए होना है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, यानी कि G3P में। तो यहाँ पे क्या किया जाता है रिड्यूस होने के लिए, अब देखें ये 3 फॉस्फेट, यानी कि सिर्फ जो फॉस्फेट है वो 3 पे अटैच है, 3 वाले कार्बन पे, जो 1 वाली थी वो खत्म हो जाएगी, तो ये जो है 6 जो फॉस्फेट्स हैं वो रिलीज कर देंगे, और उसके बाद जो है ये रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस होने के लिए इनको हाइड्रोजन चाहिए,
तो वो जो 6 NADPH कंपाउंड्स हैं उनको जो है वो ऑक्सीडाइज करके वहां से हाइड्रोजन लेके खुद को रिड्यूस कर देंगे, और जो हाइड्रोजन वो NADPH से आएगी, ये आप सबको पता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की। जो फॉस्फेट है वो भी डिटैच हो गया, जो हमने अभी ऊपर बात की थी, तो वो 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से डिटैच हो गए और वो वहां से रिमूव हो गए हैं। इस तरह जो है वो G3P जो है वो प्रोड्यूस होता है, और एक जो मोलिक्यूल है G3P का वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। और जो है वो जब अब यहाँ पे यही बात करने हैं ग्लाइकोलाइसिस की, कि जब एक G3P जो है वो रिलीज होता है वो दूसरे G3P के साथ मिलेगा, इस तरह ये ग्लूकोज बना देंगे, और बाद में जो ग्लूकोज है या वो किसी भी कार्बोहाइड्रेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। ये था हमारे पास रिडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रीजनरेशन ऑफ RUBP। G3P रिलीज हो गया, नेक्स्ट हमारे पास आना है RUBP, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से अब साइकिल दोबारा से स्टार्ट होने लगा है। तो जो 5 मॉलिक्यूल्स थे G3P के, ये 3 कार्बन है और इसके 5 मॉलिक्यूल्स थे, अब फिर यहाँ पे रिवर्स होने लगा है कि देखिए यहाँ पे 3 कार्बन थे ना, तो अब 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 5 कार्बन के, तो ये आपस में चीज इंटरचेंज है ये होने लगे। तो अब वो जो है जो हमारे पास 5 का मॉलिक्यूल्स है वो कन्वर्ट होंगे 3 मॉलिक्यूल्स में, और यहाँ पे 3 कार्बन स्ट्रक्चर था तो वो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नंबर्स आपस में इंटरचेंज होने लगे हैं। तो राइबोलोज फॉस्फेट बनेगा, लेकिन हमें तो चाहिए राइबोलोज बाइफॉस्फेट ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एक फॉस्फेट है वो ऐड कर दिया जाएगा हर RUBP में, हर कंपाउंड में जो है हर RUP में हर कंपाउंड में जो है वो एक एक फॉस्फेट जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, और इस तरह RUBP जो है वो बन जाएगा, और 3 ATP जो है जो लाइट रिएक्शन में हुए थे, सेंसिस हुई थी, वो यूज कर लिए जाएंगे। और दोबारा से फिर अब यहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट हो गया, अब दोबारा से वो ऑक्सीजन ले कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और फिर साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, और जो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं G3P वो रिलीज होता रहता है, और बाद में वो जो है वो ग्लूकोज बना देते हैं। अब अगर हम G3P की बात करें, उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, तो वो रिएक्शन होता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस जब हो रही होती है, जब ग्लूकोज टूटता है, तो ग्लूकोज टूटता है ग्लिसरॉल्डिहाइड में, ठीक है, G3P में। अब जब वहां से टूटता है तो मतलब अगर वहां से वो उसमें टूट सकता है, तो ये दोबारा मिलकर ग्लूकोज बना भी तो सकते हैं ना। तो ये इसीलिए जो है इसको इम्पोर्टेंस है कि ये अगर ग्लूकोज इसमें स्प्लिट हो जाए, तो यानी कि अगर ये आपस में दोनों मिलेंगे तो तब ये ग्लूकोज को बना सकते हैं, रिएक्शन जो है वो रिवर्स भी जा सकता है। तो ये इस तरह ही रिवर्स जाके जो है ये ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम है, आपने सिर्फ बुक पे जब तैयारी करनी है तो आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये चाहे आप बुक पे मार्क भी कर लें कि ये जो है इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी थी, क्योंकि NADPA से जो है वो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो गई है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा NAD पॉजिटिव में। तो जब तक यहाँ पे NADPH होंगे और जो है वो ATP होंगे, ये रिएक्शन जो है वो कैरी ऑन होता रहेगा, क्योंकि इनको एनर्जी ATP से जो है वो चाहिए होती है। This is all about the lecture. Hope you will get it. If you find any confusion regarding this, you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.